हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम स्टार्ट करें मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एवेपोरेशन प्रोसेस। एवेपोरेशन जैसा कि आपको पता है हमने डिस्कस की थी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेशर के बेस पे और टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है। तो अब हम एक प्रोसेस है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होता क्या है, देखिए बॉइलिंग और एवेपोरेशन में थोड़ा फर्क है। एवेपोरेशन में भी कन्वर्जन होता है सॉलिड टू गैस, सॉरी लिक्विड टू गैस, एंड बॉइलिंग में भी कन्वर्जन होता है लिक्विड टू गैस। बट बॉइलिंग जो होती है मतलब वेपराइजेशन इसको बोल देते हैं। तो वेपराइजेशन जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है उसे कह देते हैं बॉइलिंग, और वेपराइजेशन जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है एट एनी टेम्परेचर उसे कहते थे हम एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिनमें से हमने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए थे, 2 हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, 3 फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया के एवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है पार्टिकल्स, ज़्यादा पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं काइनेटिक एनर्जी लेने के लिए और वेपर फेज में जाने के लिए, राइट। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी से लेकर उस फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन उनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में, उनको ओवरकम करने के लिए। उसके बाद हमने टेम्परेचर पढ़ा था। डेफिनेटली टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एवेपोरेशन इंक्रीज ही होगा। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन टेम्परेचर और सरफेस एरिया के डायरेक्टली रिलेटेड था। और हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर और सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में मैंने कहा था कि ह्यूमिडिटी के जो होता है रेट ऑफ एवेपोरेशन इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट ह्यूमिड होगा उतना कम रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं विंड स्पीड। जैसा कि मैंने आपको बताया विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एवेपोरेशन। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं है। पहला केस। और दूसरा केस है, ये तो केस 1 हो गया, ये केस क्या हो गया 1। और यहाँ पे ले लेते हैं केस 2। केस 2, तो केस 1 और केस 2 में देखो क्या डिफरेंस है। मान लीजिए केस 1 में मैंने यहाँ पे लिया वाटर और यहाँ पर भी क्या लिया वाटर, दोनों सेम कंटेनर है, सेम चीजें, सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, या हीट ना करें, चलिए इवेपोरेशन हो रहा है, हीट नहीं करते हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन होने लगा, मतलब जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट होने लगा। अब हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, ड्राई इन्वायरमेंट, ड्राई ह्यूमिड, ठीक है, और यहाँ पे है एकदम फुल ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट ऑलरेडी भी प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे एयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। अगर एयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो यहाँ से जब वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में, तो ऑलरेडी जब वाटर वेपर क्या है, प्रेजेंट है एयर में, तो थोड़ी देर बाद ही सेचुरेशन आ जाएगा, या अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑलरेडी सेचुरेशन रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट वाटर वेपर्स का अगर मतलब किसमें रहेगा, एयर में रहेगा, तो ये जो नीचे से वाटर है वो वाटर वेपर्स नहीं बन पाएगा। मतलब ह्यूमिड के केस में कम हो जाएगा क्या, बताइए, वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपरेशन, ठीक है। सेम अगर ड्राई है तो उसमें ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए ड्राई के केस में यहाँ पर वेपर्स बन चुके हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे वेपर्स आ गए, यहाँ पे इधर वेपर्स आ चुके हैं, इधर वेपर्स आ चुके हैं, ड्राई है, इधर वेपर्स आ रहे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद रेट ऑफ वेपरेशन स्लो होता जाएगा, क्योंकि ऊपर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो रेट ऑफ वेपरेशन स्लो होता जाएगा। अब आपने क्या किया, इधर से हवा चला दी, तो ये रेट ऑफ जो ये कंटेंट है यहाँ पे, जो वाटर वेपर्स हैं, उनको आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे आगे की तरफ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से खाली होगा, फिर से रेट ऑफ वेपरेशन होगा, फिर भरे, फिर आगे की तरफ गए, फिर। तो इस तरीके से रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीज हो जाता है अगर हम इंक्रीज करते हैं किसको, विंड स्पीड को। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज इन द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग वाटर वेपर डिक्रीज हो गए, मतलब वाटर वेपर कंटेंट, मतलब सेचुरेशन पॉइंट नहीं है अभी, ठीक है, अब तो अनसेचुरेशन हो गया एक तरीके से। तो उस केस में क्या हो जाता है, विंड स्पीड बढ़ाने से मतलब मैं क्या कहूँगा, ओवरऑल विंड स्पीड बनाने से रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीज होता है। अब मैं रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ विंड स्पीड। जो हमारा सरफेस एरिया है ये रेट ऑफ वेपरेशन के फेवर में, मतलब विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेज, विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीजेज। जो हमारा टेम्परेचर है ये रेट ऑफ एवेपोरेशन के फेवर में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन घटता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी रेट ऑफ एवेपोरेशन के क्या है, नॉट इन फेवर में, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड भी रेट ऑफ एवेपोरेशन के फेवर में, मतलब विंड स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड अगर कम रहेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वेपर्स बन जाएगा। मतलब सब्सटेंस विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स विल इवेपोरेट स्लोली। जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनको ब्रेक करने में जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा देर से वो वेपर्स बनेंगे। तो वाइल सब्सटेंस विद लो बॉइलिंग पॉइंट विल इवेपोरेट क्विकली। तो जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्विकली बन जाएंगे, और जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो क्विकली नहीं बनेंगे। ये तो हो गया नेचर ऑफ द
क्या, सब्सटेंस। तो मैंने 5 फैक्टर्स आपको एवेपोरेशन के बारे में बताए। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। देखो एवेपोरेशन और बॉइलिंग में बहुत कुछ डिफरेंस है, समझिए ध्यान से। जो कॉमन बात ये है कि इसमें भी क्या होता है, लिक्विड से गैसेस बनते हैं, गैस के पार्टिकल, और बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड से गैस का कन्वर्जन होता है। अब इवेपोरेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। पहली बात तो ये सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और किस में चले जाते हैं, वेपर फेज में। ये तो हो गया सरफेस फिनोमेना। इट इज ए बल्क फिनोमेना। ये कैसा है, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना। हमें हीट करना पड़ता है, पार्टिकल्स नीचे वाले एनर्जी लेते हैं और तब ऊपर जाके इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, वेपर्स बनते हैं। तो ये एक बल्क फिनोमेना। इट अकर्स एट ए लो ऑल टेम्परेचर। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर और बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना है, ये सभी टेम्परेचर पर होगा बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली। ये बॉइलिंग पॉइंट पर जो बॉइलिंग होगी वो एक बल्क फिनोमेना और सिर्फ बॉइलिंग पर होगी, ओनली बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इट लीव्स द कूलिंग इफेक्ट। ये कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है, क्योंकि क्या है, ये पार्टिकल्स जो एनर्जी लेते हैं वो लिक्विड से लेते हैं। अगर ये लिक्विड से एनर्जी ले रहे हैं इसका मतलब लिक्विड को ठंडा करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपने हथेली पे एसीटोन रख लिया। एसीटोन क्या करेगा, हथेली की एनर्जी से एनर्जी लेगा, ठीक है, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए, वेपर्स में। जब वो एसीटोन यहाँ से फिनिश हो जाएगा तो आप देखेंगे आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि उसने एनर्जी जो ली है कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड से लिक्विड वेपर्स में, तो कैसे, कहाँ से मिली है, आपकी पाम से। ठीक है, तो इट लीव्स द कूलिंग इफेक्ट। इट इंक्रीज द टेम्परेचर। इट क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कौन, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, कूलिंग कॉजेज बाय एवेपोरेशन। भाई होता क्या है, जैसे कि इवेपोरेशन का मतलब क्या है, एक सरफेस फिनोमेना और इसको चाहिए एनर्जी, ठीक है, ताकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो सके। The cooling caused by the evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वहां से ले लेता है। लेटेंट हीट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिडन हीट। ये हिडन हीट है जो दिखती तो है नहीं, ना थर्मोमीटर इसको शो करेगा, बट जिस चीज से टच होगी उसी से ये हिडन हीट को ले लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वेपर्स में। तो रेट ऑफ इवेपरेशन जो रहेगा आप यहां पर देख सकते हैं, जिसको जिसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जो कूलिंग कॉजेज बाय इवेपोरेशन है वो समझिए ध्यान से। तो कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब एक लिक्विड लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है फ्रॉम एनीथिंग जिससे वो टच होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन वी पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट, मतलब ईथर ले लीजिए या पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है, ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड, ठीक है, देन आर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। क्यों, क्योंकि जो हैंड की एनर्जी है, यहाँ से पाम की जो एनर्जी है, यहाँ से उन्होंने क्या लिया, सरफेस के पार्टिकल्स ने एनर्जी ली, इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम किया और कन्वर्ट हो गए किसमें, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैसेस फॉर्म में। तो गैसेस फॉर्म में तो वो तो कन्वर्ट हो गए, बट उन्होंने एनर्जी लिया यहाँ से, तो एनर्जी यहाँ की कम हुई है, कम हुई है तो ठंडा फील होने लगेगा। जैसे पर्सपायरेशन मतलब स्वेटिंग इज आवर बॉडी मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। पर्सपायरेशन तभी होगा जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करने लगती है, स्वेटिंग करने लगती है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करने लगती है, स्वेटिंग करने लगती है। अगर स्वेटिंग आ रही है, मान लो यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, इधर स्वेटिंग हो रही है इस वाले हैंड में, तो क्या होगा, यहाँ वाला एरिया ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्वेटिंग का जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो क्या करेंगी, वो एनर्जी लेंगी और कहाँ चले जाएंगी, एयर में, मतलब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनर्जी ली यहाँ से, इस वाले हाथ से, तो क्या होगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या होता है, जब स्वेटिंग होती है तो ठंडा ठंडा भी महसूस होता है। नेक्स्ट आता है, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों पहनते हैं कॉटन के क्लोथ्स, इजीली, ताकि स्वेटिंग हो सके। मतलब ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, तो हम ज्यादा परस्पायर करते हैं, हम ज्यादा स्वेटिंग आती है, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, ताकि हमारी बॉडी कूल रह सके। अब जो समझने वाली बात है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ बॉडी सरफेस। अगर कॉटन के क्लोथ्स होंगे तो वो क्या कर लेते हैं, उस जैसे ही मान लो स्वेटिंग हुई तो कॉटन के क्लोथ्स उस स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कॉटन के क्लोथ्स ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया, कॉटन के क्लोथ्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो पार्टिकल्स कन्वर्ट होते रहेंगे किसमें, बताइए किसमें, गैसेस फॉर्म में। एनर्जी लेके वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कम मतलब जो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और आपको
गर्मी नहीं लगती। तो कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं समर्स में ताकि गर्मी कम लगे, ठीक है। तो लेटेंट जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो वेपराइज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वो हिडन हिडन हीट है, आपको दिखाई तो देगी नहीं, थर्मोमीटर मेजर करेगा नहीं, तो जो हिडन हीट है ना वो उसको मिल जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हिडन हीट कन्वर्ट की वजह से वो कन्वर्ट होते रहते हैं किससे, लिक्विड से वेपर फॉर्म में। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आप करिए एक बीकर लीजिए, उसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, ठीक है जी। 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 2 घंटे छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आइस मेल्ट होने लगेगी, बट साथ में यहां पर इस टाइप के ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। बट कैसे, ग्लास तो लीक नहीं कर रहे हैं, आइस जो वाटर में मेल्ट हो रही है वो तो बाहर नहीं आ रही है, वो तो बाहर नहीं आया, फिर ये कैसे हुआ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, मतलब वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। वाटर कंटेंट अगर एयर में प्रेजेंट है तो होगा क्या, जैसे ही वो वाटर वेपर्स, ये हमारी आइस क्यूब्स, यहां पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है जी, जैसे ही वो वाटर वेपर्स इस एरिया से टच करेंगे, इस सरफेस से टच करेंगे, इस गिलास के सरफेस से जो कि ठंडा है, तो वो क्या करेंगे यहां से, बताइए, जब वो इससे टच करेंगे तो ये ठंडा है, ठंडा होने पे क्या होता है, कंडेंसेशन। भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और जैसे इससे टच हुए तो टेम्परेचर हो गया कम, कम होते गैसियस पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल्स में, तो ये गैसियस फॉर्म है। और यहाँ पर जब वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। कौन सा लिक्विड, वाटर, ऐसे थोड़ी कोई भी लिक्विड घूम रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो ये बात क्लियर है कि जब भी आप जैसे कोई पानी की बोतल ली, वो बंद है एकदम से, और ठंडी पानी की बोतल है, तो थोड़ी देर बाद उसके चारों तरफ थोड़ी सी वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाती है। वो कहाँ से आती है, एयर में। एयर में जितना वो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वो पार्टिकल्स टच होंगे, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, एयर में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा टेम्परेचर है उस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉटल पे कितनी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, इफ वी टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, देन वी विल ऑब्जर्व दैट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। ऐसा इसलिए होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग कॉन्टेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी। जब उसने लॉस करी एनर्जी तो वहां पर हो गया कंडेंसेशन। क्या हुआ वहां पर, कंडेंसेशन। सो वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। आप देख सकते हैं, ये आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मैटर में प्लाज्मा। देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटरकन्वर्जन हम देख चुके हैं। हमने 3 बेसिक स्टेट पढ़ी, सॉलिड उनकी प्रॉपर्टीज, लिक्विड उनकी प्रॉपर्टीज, गैस उनकी प्रॉपर्टीज, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन, लिक्विड से गैस कन्वर्जन, गैस से लिक्विड कन्वर्जन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस कन्वर्जन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन, ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल हम पढ़ चुके हैं, किस टेम्परेचर पे कौन कौन सी बात क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। 2 और स्टेट है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जो कि हमारी होंगी कौन कौन सी, प्लाज्मा और बीसी। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन या कंडेंसेट। जो प्लाज्मा है सुपर हीटेड फॉर्म है या सुपर एनर्जेटिक फॉर्म है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट ऑफ गैस, मतलब दोनों गैस से बनाई गई हैं। प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक है और बीसी सुपर कूल्ड है। तो हम 2 स्टेट्स के बारे में और पढ़ते हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक है बीसी। चलिए पहले प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा में क्या है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था, क्योंकि गैस को हीट किया गया है बहुत हाई एनर्जी पे,
तो डेफिनेटली वो गैस की जो मॉलिक्यूल्स वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो दीज आर्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। फॉर एग्जांपल नियॉन के जो साइन बल्ब होते हैं और फ्लोरोसेंट जो ट्यूब्स होती हैं वो प्लाज्मा की बहुत अच्छे एग्जांपल है। नियॉन साइन बल्ब में होती है नियॉन गैस, कौन सी गैस, नियॉन गैस, ये वाली गैस Ne, क्लियर, ये एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को मैं सिंपल वर्ड में बोल सकता हूँ सुपर हीटेड फॉर्म या सुपर एनर्जेटिक फॉर्म। इसमें सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और क्योंकि इसको सुपर हीटेड बोल रहा हूँ तो इसलिए डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है वो हीलियम गैस होती है, जो नियॉन बल्ब में होती है वो होती है नियॉन गैस, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होती है वो होती है हीलियम गैस। हीलियम का सिंबल होता है He। When electrical energy flows through gas, it gets ionized and hence plasma is created. जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से पास करते हैं गैस के थ्रू, तो क्या होती है, हाई एनर्जी पास करेगी और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसी फॉर्म है, आयनाइज फॉर्म है, आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस। प्लाज्मा कैसी फॉर्म है, आयनाइज फॉर्म, किसकी, गैस की। प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस। अब कौन सी गैस ली जा रही है उस बात पर डिपेंड करता है कि प्लाज्मा किस कलर का ग्लो करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ गैस जैसे हीलियम ले सकते हैं, नियॉन ले सकते हैं, दो गैसेस मैंने आपको बताई ना, हीलियम गैस किस में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, और नियॉन गैस किस में, नियॉन साइन बल्ब में। सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सन में भी यही प्रोसेसेस होती हैं, हाई एनर्जेटिक फॉर्म में गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आयनाइज फॉर्म में, और जिस वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, जिस वजह से क्या करता है वो ग्लो करता है। नेक्स्ट आती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब बीईसी स्टेट। बीईसी स्टेट, बीईसी स्टेट जैसा कि मैंने आपको बताया सुपर कोल्ड है। सो बीईसी इज फाउंड बाय द कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। इतनी डेंसिटी कम होनी चाहिए और उसको क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो मतलब सुपर कूल्ड ही हो गई, सुपर लो टेम्परेचर तक उसे क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत क्या है, लो, एक्सट्रीमली लो की बात कर रहे हैं हम। इस स्टेट को कहते हैं बीईसी स्टेट। क्या कहते हैं, बीईसी स्टेट। मैं कंक्लूड करता हूं फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन बात का ये है, पहले हमने पढ़ा मैटर क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो सारी चीजें होने वाला जो क्लासिफिकेशन वो लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर इनको आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज, और आपस में कन्वर्ट करने के लिए दो फैक्टर थे, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, ठीक है। बाकी बीच में जो जो डेफिनेशन आई वो हमने कवर की। इन तीन स्टेट्स के अलावा हमने दो स्टेट्स और कवर की, एक है प्लाज्मा जो कि होगी सुपर एनर्जेटिक, और एक हमने कवर की बीईसी जो कि होगी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्वेश्चन है एक, ड्राई आइस का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई आइस। ड्राई आइस मींस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। जो CO2 होती है वही होती है ड्राई आइस। एक्चुअली में CO2 को प्रेशराइज करके और टेम्परेचर कम करके क्या बना दिया जाता है, सॉलिड फॉर्म CO2 गैस का, जिसको हम बोल देते हैं डिपोजिशन प्रोसेस। गैसेस से सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनने को सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनने को डिपोजिशन। तो ड्राई आइस का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड अमोनिया मतलब NH3, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। नॉर्मलाइज गलत, सल्फर डाइऑक्साइड गलत, अमोनिया गलत, ओनली बी मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉलिड। ये आपकी होती है ड्राई आइस। नेक्स्ट आता है ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे। देखो हॉट ह्यूमिड डे कैसा है, हॉट, रेट ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर। अगर हॉट ह्यूमिड डे है तो रेट ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इज मोर इज लेस, इनिशियली मोर लेटर ऑन लेस और रिमेन सेम। तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली मोर और लेस। तो हॉट ह्यूमिड डे में क्या होगा, देखो ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे अब किससे, अगर कोई हॉट ड्राई डे हो और ह्यूमिड डे हो तो मोर लेस, इनिशियल मोर, लेटर ऑन लेस और रिमेन सेम। तो अगर एक हमारा ड्राई डे है, ठीक है, ड्राई ह्यूमिड डे बोल दीजिए, या ह्यूमिडिटी यहाँ पे बोल लीजिए, यहाँ पे ह्यूमिडिटी x है तो यहाँ पे लेस देन x है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो
एक्स वाले केस में जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे, या आप बोल सकते हो सिंपल, ऑन ए ह्यूमिड डे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। ये चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी, क्योंकि ह्यूमिडिटी किसके फेवर में नहीं है, रेट ऑफ इवेपोरेशन के, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन घटता है, ह्यूमिडिटी घटने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, लिक्विड के पार्टिकल्स चेंज कर रहे हैं वेपर्स में ओनली, लिक्विड टू वेपर्स, ये लिक्विड टू गैस बनेंगे, बट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द बल्क, फ्रॉम बोथ सरफेस एंड बल्क, एंड नाइदर फ्रॉम सरफेस नॉर फ्रॉम बल्क। तो पूछा है इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स ओनली, तो इवेपोरेशन के टाइम पे ओनली फ्रॉम सरफेस, ओनली फ्रॉम सरफेस, ओनली सरफेस पार्टिकल्स गो टू द वेपर फेज। फ्रॉम द सरफेस, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम द बल्क गलत वाला है, फ्रॉम बोथ सरफेस एंड बल्क गलत, नीदर फ्रॉम सरफेस नॉर फ्रॉम बल्क। तो आंसर क्या होना चाहिए, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेट ऑफ इवेपोरेशन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेजरली ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और आप बोल सकते हो सरफेस एरिया, और आप क्या बोल सकते हो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। और बताइए, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, और एक आप लिख सकते हो क्या, नेचर ऑफ द, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो, नेचर, उस लिक्विड के नेचर पे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स इनफ काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं और जल्दी से वेपर फेज में चले जाते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, तो जितने ज्यादा सरफेस पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा वो वेपर्स में जाएंगे, और वेपर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, बट कह रहा है कि वो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर क्या मैच करेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल। प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, जरा देख लेते हैं। उसने कहा 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 mm ऑफ एचजी। देखो हमें एक सीधी सी बात पता है, हमें एक कन्वर्जन पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, किलो पास्कल, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01, ये आएगा 101.325, ये आएगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, या 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। अब आपको एक बात बताएं, 1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर फुट, तो 760 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, तो यू विल गेट 76.6 सेंटीमीटर। तो 76 आप नियरली बोल सकते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, बिल्कुल ठीक हुआ। तो 1 एटमॉस्फेयर 76 760, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज प्रेशर सी लेवल पे होता है इन सभी में, ठीक है, किसी में भी आप मेजर कर सकते हो। कह रहा 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू किसके इक्वल, ये देख लेते हैं ऑप्शन, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, बिल्कुल ठीक है, 3.46 गलत है, 1 पास्कल 10 पास्कल बिल्कुल गलत। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ऑप्शन ए आपका मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बताइए क्या होना चाहिए। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड के टाइम पे चेंज हो जाता है लिक्विड किस में, गैस फॉर्म में, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस बनना एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, बट
एवेपोरेशन। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स, लिक्विड का टेम्परेचर फॉल होगा, बिल्कुल ठीक बात है। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस, गलत बात। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स अनचेंज, गलत बात। ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, गलत बात। तो टेम्परेचर लिक्विड का फॉल्स होगा क्योंकि पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिलेगी, ठीक है, वो पार्टिकल्स एनर्जी लेके निकल जाते हैं और लिक्विड को क्या करते रहते हैं, ठंडा करते थे। तो ए क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन डेफिनेटली इंक्रीजेस, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, बताइए जल्दी। रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, रेट ऑफ किसके, टेम्परेचर के। नेक्स्ट है गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, गैस को जब भी लिक्विड किया जा सकता है जब लिक्विड बनाना है तो हाई प्रेशर और कम पार्टिकल्स की एनर्जी कम करनी है तो लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे उनको लिक्विफाई किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, गलत बात। बाय लोअरिंग द प्रेशर, गलत बात। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, सही बात, नन ऑफ द करेक्ट। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर आता, चाहे आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो, उसके नीचे ही वो गैस लिक्विफाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है in which phenomena water changes into water vapors below its boiling point, और definitely below its boiling point बात आ रही थी evaporation। इवेपोरेशन में क्या है, इवेपोरेशन में एक लिक्विड चेंज हो जाता है, लिक्विड वेपर्स में, मतलब वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में बिलो, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच फिनोमेना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका आंसर हमें बताना क्या, इवेपोरेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस पार्टिकल्स विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट अटेनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो that is known as evaporation, that is known as evaporation, affected by five factors like nature of liquid, like boiling point, like this, right, surface area, temperature, wind speed, and humidity, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव डीपीपी, चलिए एज एक्सरसाइज आप ले सकते हैं, बट मैं कुछ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर इन पास्कल, हमें पता है प्रेशर इन एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटमॉस्फेयर अगर होगा, और प्रेशर इन पास्कल मतलब 10⁵ पास्कल हो गया, सीधी सी बात है। इसको और थोड़ा सा डीप लिखते हैं तो वो लिख देते हैं 101 इन 3 to 5 पास्कल। इसको और थोड़ा डीप लिख देते हैं तो लिख सकते हैं 1.01 इंटू 3 to 5 इंटू 5 पास्कल, राइट, 5 पास्कल। और इसको और डिटेल में लिखते हैं तो लिख देते हैं 1.01 बार, ऐसे भी लिख देते हैं। और इस वाले को ऐसे लिख देते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। नेक्स्ट है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कह रहा है डिस्टिंग्विश करो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना। और जब सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन क्या है कि सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है। डेफिनेटली गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, उनको प्रेशराइज करो, तो हाई प्रेशर लगा के, हाई प्रेशर, और उनका टेम्परेचर कम करो ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी तो फिर हाई प्रेशर अप्लाई करने से भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके से हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर और लिक्विफाई, ठीक है, लो टेम्परेचर से। क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन ए विंडी डे, क्योंकि विंड स्पीड क्या करती है, जो ऑलरेडी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एयर में उसको मूव अवे कर देती है, आगे की तरफ ले जाती है। तो वहां पे खाली हो गया, खाली हो गया तो तेजी से इवेपोरेशन होने लगेगा, फिर आगे ले जाएगी, तेजी से इवेपोरेशन इस तरीके से होने लगता है। क्योंकि विंड स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, डायरेक्टली रिलेटेड है आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन से। रेट ऑफ इवेपोरेशन, सो विंड स्पीड हो गया और आपके टेम्परेचर हो गया, सरफेस हो गया डायरेक्टली, बट ह्यूमिडिटी इनवर्सली है। कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, और ह्यूमिडिटी कम होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर की डायरेक्टली मतलब इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा और डिक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया सेम, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा और सरफेस एरिया डिक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। और एक हमने फैक्टर पढ़ा विंड स्पीड, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं कि विंड स्पीड क्या करती है, उस रेट ऑफ जो इवेपोरेशन
इवेपोरेशन बोलोगे जो वाटर कंटेंट है ऑलरेडी एयर में उसको आगे की तरफ ले जाती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विंड स्पीड बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी स्वेट मोर ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे में हमें ज्यादा स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमिड डे में इवेपोरेशन कम हो रहा है, इसलिए तो ज्यादा स्वेटिंग स्वेटिंग ज्यादा नहीं हो रही, स्वेटिंग उतनी है ही, बट इवेपोरेशन कम हो रहा है तो हमें वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा वो स्वेट, ठीक है। तो ये इसका कारण है कि ह्यूमिड डे में क्या होगा, ह्यूमिड डे में क्या होगा, व्हाई डू वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डे, ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू लेस इवेपोरेशन, ड्यू टू लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि ह्यूमिड डे में क्या रहेगा, इवेपोरेशन कम होगा। अगर इवेपोरेशन कम होगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा स्वेटिंग करेंगे, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, अर्थन पॉट ठंडा क्यों होता है अंदर पानी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से पानी बाहर आता रहता है, तो वो पानी क्या करता है, इनफ काइनेटिक एनर्जी लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है और निकल जाता है। तो लिक्विड से एनर्जी ले रहा है, तो अंदर वाले वो पानी को क्या कर रहा है, ठंडा करते जा रहा है। कूलर्स, डेजर्ट जो कूलर होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से समर्स में ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देते हैं एज कम्पेयर टू जो रेनी सीजन होता है। तो वो सारे रीजन क्या है, रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, तो एयर अगर सैचुरेटेड है या बहुत कम बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वो वाटर वेपर्स जो हम जैसे स्वेटिंग है, मान लीजिए स्वेट कैसे कन्वर्ट होगा, ये वाटर कैसे कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में, अगर यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये कन्वर्जन स्लो हो जाता है, स्लो होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पिंग कॉफी फ्रॉम ए सोसर इंस्टेड ऑफ स्पिंग फ्रॉम ए ग्लास और कप, ठीक है। तो सोसर में क्या रहेगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ग्लास और कप। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, कि कप, ग्लास कप और सोसर में किसमें सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया का इसमें क्या लगाना है कॉन्सेप्ट। तो आपका क्या देखना है कि सरफेस एरिया जिसमें ज्यादा उसमें रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा, क्योंकि मोर एंड मोर पार्टिकल्स आर अवेलेबल टू गो टू इन द वेपर फेज, ठीक है। इफ लेस सरफेस एरिया तो डेफिनेटली लेस सरफेस पार्टिकल्स आर अवेलेबल टू गो टू द वेपर फेज। अगर कम सरफेस पार्टिकल्स अवेलेबल है वेपर फेज में जाने के लिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर कम सरफेस पार्टिकल्स अवेलेबल है वेपर फेज में जाने के लिए, तो डेफिनेटली ये होगा कि रेट ऑफ वेपरेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। और चीजें ठंडी देर से होंगी अगर रेट ऑफ वेपरेशन कम होगा, और जल्दी हो जाएंगे अगर रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नॉर्मली प्रीफर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर। जैसा कि मैंने बताया कॉटन क्लोथ एक गुड एब्जॉर्बर है किसके, वाटर के, गुड एब्जॉर्बर वाटर के। अगर एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर के, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे स्वेट को, ठीक है। तो हमें स्वेटिंग हुई, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जो ये लिक्विड है कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, ठीक है। लिक्विड वेपर्स में होगा क्या, एनर्जी लेके कन्वर्ट होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले लेते हैं, जिस भी सरफेस एरिया से टच करेंगे उसी सरफेस से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेंगे और क्या बन जाएंगे, वेपर्स। जैसे वेपर्स बने तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गई, जो एक्स्ट्रा हीट थी, जो हिडन हीट थी, लेटेंट हीट थी, उसको इन्होंने ले लिया, तो डेफिनेटली आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट। तो इस तरीके से क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स क्या लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये ध्यान रखना है। लेटेंट हीट एक हिडन हीट है जिसको थर्मोमीटर तो शो करता नहीं है, ठीक है, थर्मोमीटर शो करेगा नहीं, थर्मोमीटर इसको शो नहीं करेगा इसकी रीडिंग्स को। तो मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है, हिडन हीट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है कि वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेके किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, लिक्विड से गैस में, और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होते रहेंगे, मतलब वाटर टू वाटर वेपर्स में। तो क्या रहेगा, डेफिनेटली इस तरीके से कुछ होगा क्या, कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार कंक्लूड करता हूं कि आज हमने पढ़ा क्या है। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा मैटर, मैटर जो कि स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, एटम्स, और एटम स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स थे अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन। मैटर, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रोसेस जैसे डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, ये छोटी छोटी प्रोसेसेस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, तो तीन क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ ली। उसके बाद इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दोनों तरीके से,
प्रेशर के बेस पर भी और टेम्परेचर के बेस पर भी। ठीक है, इंटर कन्वर्जन पढ़ने के बाद हमने जो इतनी प्रोसेस पढ़ी वो पढ़ी और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, ये हमने पढ़ा है आज की क्लास में। चलिए मतलब अब तक के इस क्लास इस चैप्टर में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।